नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल क्वालिटी जीएस क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिलेबस डिस्कशन किया था यूजीसी नेट का, तो डिफरेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से थिंकर्स हैं। तो उससे रिलेटेड जो हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियसली एग्ज़ाम में, वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको जो जनवरी में होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में फॉर्म आपका फिलअप हो गया, तो अभी अगर इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर पीआईक्यू क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर क्या होगा, एग्जाम में अगर क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजी नेट का सोशोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है, मेनली अभी दिसंबर टू 2023 का जो क्वेश्चंस है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसलिए 2-3 कम से कम साल का जो क्वेश्चन अगर डिस्कस कर लेंगे, तो एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चंस, आप किस कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कशन। तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कशन की बात करें, तो ये यूजीसी नेट जो सोशियोलॉजी है, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो एक पीडीएफ फॉर्म में है, वो आप लोग को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो अगर टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें, तो टेलीग्राम चैनल क्या है, क्वालिटी जीएस क्लासेस। तो ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लिए, तो इसी बार आपको इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाए, क्वालिटी जीएस क्लासेस, इसी नाम से क्या टेलीग्राम चैनल है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले क्या है, इथेनो मेथोडोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ। तो जो इथेनो मेथोडोलॉजी जो कंसर्न किससे रिलेटेड है, इथेनो मेथोडोलॉजी क्या प्रोसेस होता है इथेनो मेथोडोलॉजी का, अगर आप ऑप्शंस देखें, सबसे पहला ऑप्शंस क्या, द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल्स मेथड फॉर मेकिंग सेंस ऑफ एंड क्रिएटिंग ऑर्डर इन एवरी डे लाइफ। तो इथनोमेट्रोलॉजी आप लोगों ने अगर स्टडी किया हुआ, तो इथनोमेट्रोलॉजी क्या है, एक मेथड है जो ऑर्डिनरी जो लाइफ स्टाइल होता है, ऑर्डिनरी डे टू डे प्रोसेस होता है, किस स्तर से या किस तरीके से आप लाइफ जीते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए इथनोमेट्रोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो जो एथनोमेट्रोलॉजी होता है, तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल्स मेथड फॉर मेकिंग सेंस ऑफ एंड क्रिएटिंग ऑर्डर इन एवरी डे लाइफ। फिर अगर बी ऑप्शन देखें, तो व्हेन पीपल टॉक और एक्ट दे आर कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन इंटरप्रेटिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड देम। तो अगर पीपल एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, तो एक डिस्कशन उनके अराउंड, डिस्कशन का एक टॉपिक बन जाता है। तो वो एक कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, इंगेज्ड होते हैं, और एक दूसरे का जो मतलब जो कथन होता है, जो एक दूसरे से बात करते हैं, उनको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, उसके बारे में भी इथनो मेथोडोलॉजी क्या करता है, स्टडी करता है। फिर अगर नेक्स्ट ऑप्शंस की यहाँ हम लोग बात करें, तो देयर इज एन इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टॉक एंड एक्शन। तो क्या आप बात करते हैं और क्या आपका एक्शन होता है, किस तरह से आप एक्ट करते हैं, वो भी क्या होता है, एथनोमेटोलॉजी के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना बाय यूजिंग हाईली स्ट्रक्चर इंटरव्यूज। तो आप जानते हैं कि डे टू डे प्रोसेस होता है, उसमें इंटरव्यूज का जो जो स्ट्रक्चर होता है, हाईली स्ट्रक्चर क्या हो गया, कि मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे क्या किए, 2 पर्सन्स यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है पूरा कैमरा के सामने। तो वो इंटरव्यू का ये प्रोसेस तो हाईली स्ट्रक्चर में होता है। ये क्या होता है, आप अनहाईली स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक इनफॉर्मल डिस्कशंस होता है, उसको इथनोमेटोलॉजी स्टडी करता है। अगर हाईली स्ट्रक्चर इंटरव्यू होगा, तो एक क्वेश्चन मेथड हो गया, एक इंटरव्यू मेथड हो गया, तो ये अलग प्रोसेस है। तो इसका जो ये ऑप्शन है, ये डी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन की हम लोग अगर यहाँ बात करें, तो जो ऑप्शंस इसमें दिया गया, ए सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, तो ये ऑप्शंस आपको ए बी सी होगा, क्योंकि डी जो ऑप्शन है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे जो जो समझने वाला चीज़ है, डिफरेंट आपको थिंकर्स के बारे में पूछा जाएगा, कि एथनोमेट्रोलॉजी का जो आपको डिस्कशन दिया गया, या मतलब टॉपिक के बारे में जो बताया गया है, रिसर्च मेथड के बारे में जो बताया गया, डेवलप किया गया, किनके द्वारा किया गया। तो जो एथनोमेट्रोलॉजी जो ये डिस्कशन टॉपिक है, और ये एथनोमेट्रोलॉजी जो एक मेथड है, ये मेथड का जो मेन जो डिस्कवरर है कौन है, ये हेरोल्ड ग्राफिंकल है। वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जो डिफरेंट थिंकर्स के बारे में। तो ये मॉडर्न थिंकर्स है, इनका नाम क्या है, हेरोल्ड ग्रै हेरोल्ड गारफिंकल। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये थिंकर से रिलेटेड भी आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंट मेथड्स या कौन कौन थिंकर्स ने इस मेथड को आपको निजात किया है, कौन कौन से थिंकर्स ने मेथड को दिया है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, तो नेक्स्ट है आपको, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है। तो जानते हैं कि जो क्या होता है, कि मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चंस होता है, मेनली
नेट में, तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। कभी आपको किताब से मैचिंग पूछ दिया जा रहा है कि कौन कौन से राइटर ने कौन कौन से बुक लिखा है, कभी आपको डेट के वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें क्रोनोलॉजिकल मेथड होता है, या कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है कि कौन कौन से थिंकर्स ने कौन कौन सा थ्योरी प्रपोज किया, कौन कौन सा कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसी में इस तरह से यहाँ अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे बताया बताता है हिस्टोरिकल कॉम्परेटिव मेथड। तो ये हिस्टोरिकल कॉम्परेटिव मेथड, डायलेक्टिकल मेथड, नियो फंक्शनलिज्म। तो आप जानते हैं कि जो डायलेक्टिकल मेथड, वो अगर आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकल डायलेक्टिलिज्म, तो ये किनके द्वारा दिया गया यहाँ पर, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा मेनली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर फिक्स्ड हम लोग अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर कॉम्परेटिव मेथड, तो कॉम्परेटिव मेथड किनके द्वारा यहाँ पर दिया गया, और कॉम्परेटिव मेथड की बात करें तो ये दिया गया है। अगर हिस्टोरिकल मेथड कंपैरेटिव मेथड की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया। फिर अगर यहाँ पर अगर कंपैरेटिव मेथड की बात करें तो ये इमानुएल डर्खिम द्वारा दिया गया। ये भी आपको क्लासिकल थिंकर से इमानुएल डर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। अगर डी की बात करें, नियो फंक्शनलिज्म की बात करें, तो ये दिया गया आपको जेसी अलेक्जेंडर के द्वारा। तो ये चार डिफरेंट थिंकर्स हैं, इनके द्वारा ये क्या कंसेप्ट दिया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप जानते होंगे हिस्टोरिकल कॉम्परेटिव मेथड में क्या होता है कि डिफरेंट जो हिस्ट्री है कंपेयर किया जाता है आज मॉडर्न युग से। मॉडर्न जो हिस्ट्री है, अगर आपने एंशियंट पढ़ा होगा तो वो कंपेयर किया जाता है कि किस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, किस तरह से रिलीजन्स का जो फंक्शनिंग होता है वो चेंज हुआ, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो फैमिली हो, मैरिज हो, किस तरह का इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या उसमें चेंजेस हुआ। तो वो एक हिस्टोरिकल कॉम्परेटिव मेथड होता है। फिर कॉम्परेटिव मेथड भी होता है, इसमें आप ऑर्गेनिक सॉलिडिटी आपने पढ़ा होगा, मैकेनिकल सॉलिडिटी पढ़ा होगा। और फिर डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है, एक होता है कि डायलेक्टिकल मीन्स क्या होगा, डिस्कशंस होता है, जिसमें आपको एंटी सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बात को अपोज किया जाता है। जैसे किसी तरह का जो डिस्कशंस होता है, डिबेट होता है, उसको डायलेक्टिकल मेथड कार्ल मार्क्स ने उसे प्रपोज किया है। फिर नियो फंक्शनलिज्म हुआ, जो ये मॉडर्न थिंकर्स है, जेसी अलेक्जेंडर, ये आपको यहाँ पर कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आप लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंट जो कंसेप्ट्स है, जो डिफरेंट फैक्ट्स है, वो आपको क्या होगा, आसानी से याद होगा। और रिपीटेड ये पूछा जाता है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट्स है और लिमिटेड नंबर ऑफ थिंकर्स है, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर PIQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अगर डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये आपको कौन सा हो गया, यहाँ पर फ्री ऑप्शंस हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैथ। ये भी आपको क्या है, मैथ द फॉलोइंग है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से सेम चीज़ है, थिंकर्स, और कौन से कंसेप्ट थिंकर्स ने प्रपोज किया है, कौन कौन सा थियोटिकल जो प्रपोजिशंस है वो किनके द्वारा दिया गया। तो जिगमेट बॉमन, ये सब डिफरेंट मॉडर्न थिंकर्स, ये आपको ध्यान रखना। मैनुअल कैस्टल से बहुत फेमस थिंकर्स है, अल्ड्रिच बेक, एंथनी गिडेंस। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें थिंकर्स के बारे में, तो अगर यहाँ पर आप देख लीजिएगा नेटवर्क सोसाइटी किनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है, नेटवर्क सोसाइटी आपको दिया गया है मैनुअल कास्टल्स के द्वारा। फिर अगर लिक्विड मॉडर्निटी की बात करें तो लिक्विड मॉडर्निटी दिया गया आपको जिगमेंट बॉमन के द्वारा। फिर लेट मॉडर्निटी की बात करें तो लेट मॉडर्निटी दिया गया एंथनी गिडेंस द्वारा। और रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी दिया गया अल्ड्रिच बेक के द्वारा। इसके बाद दिया गया ये अल्ड्रिच बेक के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना, लेट मॉडर्निटी एंथनी गिडेंस, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी अल्ड्रिच बेक, लिक्विड मॉडर्निटी। देख रहे हैं सब एक मॉडर्निटी का ही कंसेप्ट है, लेकिन क्या एक लिक्विड मॉडर्निटी है। जिस तरह से आज का जो मॉडर्निटी है लिक्विड मॉडर्निटी, तो उसे जिगमंड बॉमन ने दिया है। इसका मतलब क्या, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए अगर यहाँ देखें तो लिक्विड मॉडर्निटी क्या होगा, जिस तरह से आज क्या हो रहा है कि किसी भी शेप में एक लिक्विड में क्या होता है कि किस उसका कोई शेप नहीं होता है। लिक्विड क्या होता है, जिस वेसल में डालिए वो उसका शेप ले लेता है। उसी तरह से आज का जो मॉडर्निटी फॉर्म है उसमें चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो किसी तरह का चेंजेस को क्या कर रहा है, अडेप्ट कर ले रहा है। तो इस तरह का लिक्विड मॉडर्निटी है। तो ये लिक्विड मॉडर्निटी जिगमेंट बॉमन द्वारा 1999 में ये दिया गया था। तो अगर यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं 1999 में दिया गया था। तो बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखा है। फिर अगर मॉडर्निटी सेल्फ एंथनी गिडेंस द्वारा देखा जाए, ये आपको लेट मॉडर्न, ये 1991 में दिया गया था। फिर रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की बात करती है 1994 में दिया गया था। फिर जो नेटवर्क सोसाइटी की अगर बात करें तो 1996 में दिया गया था, किनके द्वारा, मैनुअल कास्टल्स के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या होता है, लेट मॉडर्निटी किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी को, वो एक डिस्कशन का टॉपिक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में इस तरह का जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें, नेक्स्ट नेक्स्ट को, तो यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन जाए तो क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द नॉर्मेटिव रिस्पॉन्स टू डिजीज अकॉर्डिंग टू टालकट पार्सन इज फॉर एन इंडिविजुअल टू एज्यूम द सिक रोल, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक रोल। तो अगर सिक रोल की आप बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा टालकट पार्सन के बारे में। तो इन्होंने बहुत सारे सिस्टम थ्योरी, बहुत सारे जो पैराडाइम का जो थ्योरी है उन्होंने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या, इलनेस सस्पेंड्स रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पर्सन्स इलनेस इज नॉट डेलिब्रेट। पर्सन्स का जो इलनेस होता है वो डेलिब्रेट नहीं होता, उसे मतलब वो वॉलंट मतलब वो खुद हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर अपने अपने को बीमार करता, कोई भी इंसान जानबूझकर बीमार नहीं करता। तो इसमें बता दे रहा है कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिक रोल का, जो पार्सन्स द्वारा प्रपोज किया गया। तो करेक्टिव रोस्ट की अगर सिक रोल की हम लोग बात करें तो सी है, एक सिक पर्सन मस्ट वांट टू गेट वेल सून, अ सिक पर्सन मस्ट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, हर सिक पर्सन मस्ट एडहेयर टू डॉक्टर्स एडवाइस। तो इसमें जो ऑप्शंस है अगर यहाँ पर आप लोग देख लें, मस्ट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये मस्ट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ये क्या है, इनके थ्योरी में ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है, इलनेस सस्पेंड रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पर्सन इलनेस इज नॉट डेलिबरेट, अ सिक पर्सन मस्ट वांट टू गेट सोल, वो तो चाहता ही कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मस्ट टेक केयर सेल्फ, आपको सिक पर्सन तो अपने आप को कर भी नहीं पाएगा, वो जो अगर वो हेल्प भी ले रहा तो किसी और का हेल्प ले रहा, तो ये आप यहाँ पर डी, आपको ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये होगा फिर आपको, a sick person must adhere to doctor's advice। तो ये आपको यहाँ पर, तो ये कौन ऑप्शन आप हो जाएगा आपको डी। अगर यहाँ पर आप एलिमिनेट करते हैं तो ये ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी डी देख रहे हैं सब में, तो एलिमिनेशन मेथड से ही बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपको एक भी ऑप्शन सही आ रहा है तो। नेक्स्ट है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मार्क्स राइट अबाउट द कमोडिटी फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क्स का। कमोडिटी जानते हैं, मार्क्स ने कमोडिफिकेशन और कमोडिटी के बारे में, जो मटेरियलिज्म के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा ही डिस्कस किया। तो ये कौन से वर्क्स में, कौन से लिटरेरी सोर्स में इन्होंने मेंशन किया कमोडिटी फॉर्म का। तो अगर ये कमोडिटी फॉर्म की हम लोग बात करें तो ये दास कैपिटल में किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का। तो दास कैपिटल है, जिसका जो पब्लिश है, ये 3 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। कौन कौन से ईयर में, 1867 में पब्लिश किया गया था, 1885 में पब्लिश किया गया था और 1894 में भी पब्लिश किया गया था। तो ये डिफाइन कमोडिटी को बहुत तरीके से मार्क्स ने डिफाइन किया है। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है जो ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रहा, उसका एक एक्सचेंज वैल्यू होता है, एक यूज़ वैल्यू होता है। वो हम लोग आगे क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कमोडिटी फेटिसिज्म की बात करें, जैसे आजकल के समय आईफोन है, तो ये क्या, उसे कमोडिटी फेटिसिज्म, आपके अंदर एक वांट्स क्रिएट किया कराया जाता है। वो आपके लिए नीड नहीं होता, लेकिन आपके अंदर एक वांट्स क्रिएट किया जाता है, कराया जाता है, जो कि एक कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा एक प्रॉफिट का एक क्या है, सोर्स है। वांट्स क्रिएट करा के आपको दिखा दिया जाता है कि ये अगर आपने ये लिया था वो खुशी मिल जाएगी, उस तरह से आपको मतलब आप ज़्यादा हैप्पीनेस होगा आपके लाइफ में। तो ये एक तरह से देखा कि इसको कॉम्पिटिटिव फेटिसिज्म बोला जाता है। जो मार्क्स इसके खिलाफ थे, उन्होंने कैपिटलिस्ट को बहुत ज़्यादा ही, अगर आप मार्क्स का कंसेप्ट पढ़ें, मार्क्स का जितने भी थ्योरेटिकल जो प्रोपोजिशन उन्होंने दिया है और उनके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कैपिटलिज्म को, क्रिटिसाइज़ किया किस तरह से वो मार्केट को क्रिएट करता है, किस तरह से एक फेटिसिज्म क्रिएट करता है, एक वांट्स क्रिएट करता है इंसान के अंदर। तो वो एक भोगवाद जो समाज है उसको एक क्रिएट करता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भी बहुत सारे कार्ल मार्क्स का वर्क्स है, जो किताब जैसे जेविस क्वेश्चन, क्योंकि ज्यूज थे तो जेविस क्वेश्चंस के एक किताब है वो, ऑन द जेविस क्वेश्चन, जर्मन आइडियोलॉजी, जैसे जर्मन आइडियोलॉजी भी उनका किताब है। ये सब उन्हीं का किताब, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। तो ये जो क्लास स्ट्रगल भी इनका एक कंसेप्ट है, पॉवर्टी का भी एक कंसेप्ट है, जर्मन आइडियोलॉजी का भी कंसेप्ट है, किस तरह से वहाँ आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी चलता था आपको, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो ये कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, ये आपको लिखा गया दास कैपिटल में। फिर नेक्स्ट अगर देख लें यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी। तो पॉवर्टी तो एक जानते हैं कि अगर आपका बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो रहा प्रॉपर, आपका जो फुलफिल हो जाए, जो रोटी कपड़ा मकान की हम लोग बात करते हैं, तो वो बेसिक नीड्स अगर फुल हो रहा है तो पॉवर्टी, आप पॉवर्टी लाइन, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी, इसका मतलब क्या होगा, बेसिक नीड्स आपका कंप्लीट नहीं हो रहा तो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन, बेसिक नीड्स अबव पॉवर्टी। लेकिन एक रिलेटिव पॉवर्टी होता है, उसमें ये कंसेप्ट नहीं होता है कि आपका बेसिक नीड सेटिस्फाई, उसमें ये होता है कि आप दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। अगर आपके पास मतलब कोई
जैसे कार का एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऑल्टो कार है, उसके पास अगर बीएमडब्ल्यू, तो अपने आप को आप समझिए रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिलेटिव प्रॉपर्टी का आप मतलब आपको एक कंसेप्ट वहाँ पर आता है कि आप अपने आप को गरीब समझ रहे हैं उससे। भले आपके पास मतलब बेसिक नीड्स आपका फुलफ़िल हो जा रहा है, हर एक चीज़ फुलफ़िल हो जा रहा है, लेकिन अ, एक जो मतलब नीड्स होता है, एक मतलब जो आप देख के किसी को जो एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक डिज़ायर होता है, वो डिज़ायर को आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको एक रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया ऑप्शंस कौन सा ट्रू है इसमें। इट इज़ यूनिवर्सल एंड अनअवॉइडेबल। इट रिफर्स टू द डेप्रिवेशन ऑफ सम पीपल इन रिलेशन टू दोज हु हैव मोर। इट डिपेंड्स अपॉन ए यूनिवर्सली एग्रीड मिनिमम फॉर एडुकेट न्यूट्रिशन एंड नो, ये तो पॉवर्टी का कंसेप्ट होता है कि आपको बेसिक नीड्स आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन दैट पार्टिकुलर सोसाइटी सेट्स। जो वहाँ का जो वैल्यूज़ है, क्या सोसाइटी का जो वैल्यूज़ है, वो उस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, ये तीनों इसमें ये जो है यूनिवर्सल अनअवॉइड, से अवॉइड नहीं कर सकते। हर एक सोसाइटी में होता है, गरीबी होता है, अमीरी होता है, और अमीरी में भी क्या होता है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास। तो इस तरह का आपको बहुत सारे जगह, अगर आपने बुर्जुआजी का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो पेटी बुर्जुआजी, अपर बुर्जुआजी, तो इस तरह का कंसेप्ट होता है। तो ये यूनिवर्सल होता है, अनअवॉइडेबल होता है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये डेप्रीवेशन होता है, किसी दूसरे पीपल को देखकर आप मतलब डिप्राइव हो रहे हैं, मतलब उसके पास बहुत सारा चीज़ आपके पास नहीं है, तो वो एक जैसे आईफ़ोन की बात करें, तो वो क्या है, एक रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिलेटिव पॉवर्टी का आपको मतलब एक एहसास दिलाता है। फिर अगर सी की बात करें तो यूनिवर्सली एग्रीड जो मिनिमम एडुकेट न्यूट्रिशन लेवल है, ये तो आपको बेसिक जो पॉवर्टी का बेसिक नीड्स है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए, बी और डी होगा। तो ये हमारे यहाँ पर ए, बी और डी होगा। फिर अगर नेक्स्ट है, सोशल जस्टिस इज जस्ट इन द टर्म्स ऑफ, सोशल जस्टिस इज जस्टिस इन द टर्म्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। सोशल जस्टिस का क्या हो गया, मतलब समाज में अगर हम जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वलिटी ला रहे हैं, तो उसका एक क्या मतलब किस टर्म में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, किस टर्म में इसको डिसाइड से, वेल्थ हो गया तो वेल्थ का भी एक जो पूरा मतलब जो रिसोर्स हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आपने मार्क्स का कंसेप्ट हुआ, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, तो इस तरह से एक सोशल जस्टिस है कि आपको प्रीलेक्टेबल में भी एक टर्म है जस्टिस में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस में क्या क्या चीज़ आपको आता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसमें वेल्थ हो गया। फिर अगर क्या, ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स है, तो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, तो ये आपको सोशल जस्टिस में, ये आपको आ जाता है, आपको इकोनॉमिक जस्टिस में, किस में आ जाता है, इकोनॉमिक जस्टिस में। फिर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस में आता है, इसलिए जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सबको एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और जो निम्न वर्ग के हैं, जो गरीब हैं, उनको एक ऊंचा स्तर उठने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। फिर प्रिविलेज है, जो प्रिविलेज क्लास है और जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है, उनके बीच में जो डिफरेंस, जो गैप को कम करने के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो एकोमोडेशन दिया जाता है, वो प्रिविलेज में आ जाता है। तो यहाँ पर ए, सी, डी होगा, ये आपको नहीं होगा, तो ए, सी और डी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेट द सीक्वेंस ऑफ द टालकर पार्सन स्कीम ऑफ सोशल इवोल्यूशन। तो साल टालकर पार्सन ने जो सोशल इवोल्यूशन का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया है, वो किस तरह से दिया है, मतलब उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर सजाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने का। तो अगर देखें, मॉडर्न, एडवांस, प्रिमिटिव, आर्केइक, प्रिमिटिव, एडवांस, इंटरमीडिएट, तो सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर होगा, प्रिमिटिव, सबसे पुराना हो गया, सबसे पहले तो प्रिमिटिव ही आता है, जो सबसे पहला काल था। प्रिमिटिव मेनली हम लोग एंशियंट काल को बोलते हैं, पाषाण युग को। फिर अब एक हो गया आपको उसके बाद एडवांस प्रिमिटिव, थोड़ा सा उसमें कुछ जैसे आपने पढ़ा होगा जो पत्थर युग था, स्टोन एज था, फिर स्टोन एज से थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो थोड़ा स्टोन में एक रिफॉर्म, एक मतलब बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन हुआ थोड़ा सा, मतलब जो माइक्रोलिथिक एज आया, फिर कॉपर का जो एज आया, तो इस तरह से बढ़ता गया। तो प्रिमिटिव एज ही वो भी था, लेकिन वो एडवांस था। फिर उसको एडवांस के बाद फिर क्या आया, फिर आर्केइक आया। आर्केइक में क्या होता है कि थोड़ा सा एक एडवांस स्टेज आपको रीच कर जाता है, जहाँ पर हंटर गैदरिंग से बढ़कर एक एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ जाता है। फिर आपको यहाँ पर फिर क्या हो गया, एडवांस इंटरमीडिएट आ गया। आर्केइक का एडवांस इंटरमीडिएट, और लास्ट में आपको सबसे लास्ट में जो हम लोग अभी युग में जी रहे हैं, वो क्या है, मॉडर्न एज है। तो ये मेनली पार्सन्स द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा मार्क्स में भी, एंशियंट, एंशियंट में से मार्क्स में पढ़ा होगा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, तीस तरह का एक क्या है, पैटर्न आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्जिकल ऑर्डर में आपको सजाना। तो सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर प्रिमिटिव हो गया फर्स्ट नंबर में, सेकंड में एडवांस प्रिमिटिव हो गया, थर्ड में केक हो गया, फोर्थ में क्या हो गया, एडवांस इंटरमीडिएट हो गया, फिफ्थ में मॉडर्न हो गया। तो इस तरह का जो अगर सॉल्यूशन जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन को आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना, और जो सही है उसको यहाँ टिक लगाना। तो जिसमें कौन हो जाएगा, आपको डी, बी, सी है, तो ये ध्यान रखना।
फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ इथोस ऑफ साइंस प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट किंगमर्टन का जो अपना कंसेप्ट है इथोस ऑफ साइंस, वो प्रोपाउंड जो किया गया, कौन कौन सा एलिमेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पर आता है। तो कौन कौन सा एलिमेंट आता है इसके अंदर? तो यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमनिज्म, कम्युनिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज एस्केप्टिज्म। तो कौन कौन सा कंसेप्ट आता है? तो आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रॉबर्ट किंगमर्टन का जितना भी थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है आपको? यूनिवर्सलिज्म आता है, कम्युनिज्म आता है, डिसइंटरेस्टेडनेस आता है, और ऑर्गेनाइज एस्केप्टिज्म आता है। ये ह्यूमनिज्म आपको इसमें नहीं आता। ये आप ऑप्शन हो गया ए, सी, डी, ए। विच आर द फ्लोइंग विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ द न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट होता है, ओल्ड रिलीजियस मूवमेंट जो सोशल रिफॉर्म्स हो गया, जो आपने एंशिएंट में मेडिवल में पढ़ा, न्यू रिलीजियस मूवमेंट जो आज के तरह का जो मूवमेंट है, जो जितने भी, अगर आपने देखा होगा जो आज का समय का जो एक कल्चर चलता है आपको स्पिरिचुअलिज्म का, तो डिफरेंट स्पिरिचुअलिज्म है, न्यू हिंदुइज्म हो गया, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर जो आज के समय में रन करता है, तो वो एक न्यू न्यू रिलीजियस मूवमेंट का हम लोग उसमें चर्चा करते हैं। तो न्यू रिलीजियस मूवमेंट क्या हो जाता है आपको? वर्ल्ड अफर्मिंग, वर्ल्ड रिजेक्टिंग, वर्ल्ड कन्फ्लिक्टिंग, वर्ल्ड एकोमोडेटिंग। तो जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट होता है वो वर्ल्ड कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है आज के समय में ज़्यादा। तो ये आपको यहाँ, क्योंकि वर्ल्ड कन्फ्लिक्टिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन स्ट्रीम आ गया, रिलीजन्स का डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, सब अपना अपना अपने तरीके से रिलीजन्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बिलीफ प्रैक्टिस जब कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर आपको वहाँ पर न्यू रिलीजियस मूवमेंट उसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो टर्म है, जो न्यू वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग का और न्यू रिलीजियस मूवमेंट का जो टर्म है, ये किनके द्वारा दिया गया, ये भी आपको ध्यान रहे, किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपको रॉय वेलिस के द्वारा, रॉय वेलिस के द्वारा। तो यहाँ हमारा डिस्कशन जो क्वेश्चन नंबर 10 तक था वो हम लोग डिस्कस, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर अगर ये हम लोग क्या करेंगे कि 10-10 टॉपिक, क्योंकि अगर स्पीड में करना होगा तो वीडियो का लेंथ कम करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, टिक लगाएंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, और क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ रहे हैं, उसके अंदर का जो कंसेप्ट है वो आपको याद हो रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग यहाँ पर मतलब कि 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन उससे अच्छे तरीके से समझ समझ के वो क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग है। फिर से जॉग, जैसे देखिए ये रिपीट हो ना, जिगमट बॉमन का, एंथनी गिडेंस का। तो ये ऐसा नहीं कि कोई बाहर का थिंकर्स आपको पूछ दिया जा रहा है, कोई बाहर का थिंकर्स, कोई अनएक्सपेक्टेड थिंकर्स नहीं। जो थिंकर्स आपको सिलेबस में मेंशन है उसी थिंकर्स के बारे में आपको पूछा जा रहा है। एक दो क्वेश्चन आपको बाउंस हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे थिंकर जिसका आप नाम भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेनली जो थिंकर्स होते हैं, मेनली जो क्वेश्चंस आपको 90% पूछा जाता है, वो जो सिलेबस में मेंशन्ड है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे जिगमंड बॉमन हो गया, एंथनी गिडेंस हो गए, तो मॉडर्निटी का आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कंसेप्ट इन्होंने दिया है। तो जो इसमें जो हमारा जो मैथ द फॉलोइंग में क्या होगा, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस अ रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, ये किनके द्वारा दिया गया था? ये आपको जैन फ्रैंकोस लॉटियार्ड द्वारा दिया गया था। फिर द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, तो मिरर ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा दिया गया था? जैन बॉडीलार्ड के द्वारा दिया गया था। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंथनी गिडेंस द्वारा दिया गया था। मॉडर्निटी एंड होलोकास्ट, ये जिगमट बॉमन द्वारा दिया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपको? यहाँ सी ऑप्शन। तो इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो जो कंसेप्ट, जो जो किताब, जो वर्क्स किया गया जिनके द्वारा, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का आपको जो थ्योरेटिकल या किसी तरह का समझने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो कुछ कुछ फैक्चुअल होता है वो आपको ध्यान रखना। दे आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ सोशियो कल्चर आइडेंटिटी इन इंडिया, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब एंड लैंग्वेज। जो ये आपको कोटेशन है किसके द्वारा बोला गया? हु सेड द स्टेटमेंट? योगेंद्र सिंह, टी एन मदन, टी के ओमेन, एंद्रे बेते। तो ये किनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है? ये टी के ओमेन द्वारा बताया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन्होंने यह रिसर्च किया था, तो इसमें इन्होंने इनका एक डॉक्टरी थीसिस भी था, करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज। तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे इंडिया में 4 तरह के कल्चरल आइडेंटिटी है। रिलीजन के नाम पर भी यहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी मिलता है,
पर्सन्स को कास्ट के नाम पर, ट्राइब के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, जैसे आपने डिवीज़न भी देखा होगा स्टेट का, तो लिंग्विस्टिक स्टेट का भी डिवीज़न हो जाता है, एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक डिवीज़न हो जाता है। तो इस तरह से इंडिया का एक क्या है, सोशियो कल्चर आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है 4 बेसिस पे। किनके द्वारा बोला गया था? टी के ओवेन द्वारा बोला गया था। Who among the following have drawn attention to the dark side of the family life? डार्क साइड का जो फैमिली लाइफ है, फंक्शनलिस्ट जानते हैं वो हरदम एक फंक्शन से पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बोलते हैं। स्ट्रक्चर पब्लिश बारे में वो भी आपको क्या बोलता है यहाँ पर, हरदम एक डिस्कशंस करता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो डार्क साइड के बारे में कौन बोलता है फैमिलीज का? लिबरल्स भी आपको क्या बोलता है, एक रिफॉर्म के बारे में बोलता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बोलता है। लिबरल्स एक ऑप्शन यहाँ छूट गया है गलती से ओमिस प्रिंट के कारण। यहाँ पर आपको यहाँ पर फेमिनिस्ट होगा। फेमिनिस्ट आपने किसी तरह का अगर फेमिनिस्ट मूवमेंट ही पढ़ा होगा या किसी तरह का फेमिनिज्म का भी कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि राइट टू इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है। तो उसमें उन्होंने, तो जितने भी फेमिनिस्ट होते हैं वो डिस्कशंस करते हैं, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि किस तरह से एक फैमिली इंस्टीट्यूशंस में या किसी तरह का एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो भेदभाव किया जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो ये आप इस द्वारा ये बताया गया। तो ये डार्क साइड बताते हैं फैमिली लाइफ के, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है एक जेंडर के नाम पे। तो जेंडर आप जानते हैं एक सोशल कंस्ट्रक्टेड टर्म है, और जो मतलब मेल फीमेल जो सेक्स जो टर्म है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल टर्म है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, फॉर इंपॉर्टेंट बेसिस, ये हम लोग देख लिया था, फिर से रिपीट हो गया। डार्क साइड ऑफ फैमिली फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे छूट गया था ये फेमिनिस्ट का। विच वन इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ क्वालिटेटिव मेथड? तो क्वालिटेटिव मेथड का फ्यूचर कौन है? क्वांटिटी मेथड होता है, क्वालिटी में क्वांटिटी से आप जान सकते हैं कि बहुत सारे नंबर्स को वहाँ बहुत सारे सैंपल साइज आपको बड़ा होता है। लेकिन क्वालिटी में क्या क्या इंटरव्यू मेथड हो गया, 1 से 2 पर्सन को आपको बुला के पूछा गया, ओपन डिस्कशंस होता है, एक प्रॉपर डिस्कशंस होता है। क्वांटिटी में क्या आपको, जैसे आप सर्वे मेथड हो गया, येस नो आपको बोलना है, किस तरह का डाटा आपसे लिया जा रहा है, तो वो क्वालिटी मेथड से ओपन इंडेड क्वेश्चन, टेक्स्ट एंड इमेज एनालिसिस, थीम्स एंड पैटर्न इंटरप्रिटेशन, सेंसस डाटा। तो इसमें कौन सा आपको क्वालिटी मेथड हो जाएगा यहाँ पर? सेंसस डाटा। इसमें क्या होता है, सिंपली आपसे टिक लगाया जाता है, आपका जेंडर क्या है, आपका इनकम क्या है, आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपका ज़मीन का क्या मतलब कि बताया गया। तो ये सब आपको डिस्कशन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर डिस्कशन ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ मैच द फ्लोइंग देखें, फिर से 15 नंबर, तो अगर मैच रॉबिन फॉक्स देखें, लीला दुबे, रॉबिन फॉक्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इरावती कार्वे, पॉलिनिया कोलेंडा, तो इनके द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देख लेंगे जो पॉलिनिया जो कोलेंडा है यहाँ पर, तो सबसे पहले रॉबिन फॉक्स का देख ले। तो रॉबिन फॉक्स द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया वो को है 4 नंबर, किंगशिप और मैरिज द्वारा दिया गया, ये रॉबिन फॉक्स द्वारा किया गया। फिर अगर थर्ड नंबर देख लें यहाँ पर, तो थर्ड नंबर जो कंसेप्ट दिया गया लीला दुबे द्वारा दिया गया, ये लीला दुबे द्वारा क्या दिया गया यहाँ पर, थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया ये आपको 3 में। फिर अगर इराकवती कार्वे की बात करें, तो ये किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मतलब 3-4 तरह का किंगशिप, साउथ रीजन का, नॉर्थ रीजन का, अगर पढ़े होंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से किस रीजन में किस तरह का मैरिज होता है, चाहे वो आपको पैरेलल कज़न मैरिज हो, उस तरह का एक मैरिज होता है वहाँ पर। तो उस तरह का मैरिज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में किस तरह का मैरिज किया जाता है उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। तो ये आपको जो दूसरा नंबर है सी है। फिर पॉलिन ने जो कैलेंडर है ये डी, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो रिलीजन डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये 15th नंबर जो क्वेश्चन था वहाँ हम तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इतना ही हम लोग इसमें रहने देते हैं, आगे का जो हमारा डिस्कशन होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा उसमें हम लोग यहाँ पे वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन से। तो आप ये जो आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड भी करें किसी भी साइट से, यूजीसी का साइट से, तो क्या हो रहा है कि वो क्वेश्चंस को एक जो फॉर्म होता है उसमें बहुत सारा ऑप्शन ए डी करके और नीचे में क्या है उसमें करेक्ट आंसर्स के रूप में नहीं दिया जाता, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग ने इस टॉपिक इस तरह से इसको यहाँ पर फॉर्म किया है कि आसानी से आप यहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हैं और उसके रिलेटेड जो आंसर्स है वो आंसर्स भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, आगे हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।